एंटार्क्टिक ओशन में 28 लोग एक शिप में सवार थे, लेकिन उनकी शिप लाखों टन बर्फ के बीच में फंस चुकी थी। उनको एक ही जगह पर खड़े खड़े 7 महीने गुजर चुके थे। उसी दौरान एक रात उनको शिप के नीचे से एक जोरदार आवाज आई और साथ ही शिप एक तरफ को झुक गई। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे किसी ने नीचे से शिप को जोर से धक्का देने की कोशिश की हो। इसके बाद जो हुआ वो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, एंटार्क्टिक ओशन जहां लहरें बिल्डिंग्स जितनी ऊंची, हवाएं 100 किलोमीटर पर आवर और पानी का टेम्परेचर इतना कम कि इंसानी जिस्म का खून जमने लगता है। इस ओशन में सफर करना मौत को गले लगाने जैसा ही है। ठंड और लहरों की वजह से बच भी गए तो पहाड़ों जितने बड़े बर्फ के तोदे आसानी से शिप को कुचलने की सलाहियत रखते हैं। मगर आज से 111 साल पहले, जब ना टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी और ना ही शिप्स, इसी खौफनाक समंदर में 28 लोगों के एक ग्रुप की शिप फंस गई थी। खुले आसमान के नीचे उन्होंने चंद हफ्ते या महीने नहीं बल्कि हैरत अंगेज तौर पे पूरे 2 साल गुजारे। दूर दूर तक सिर्फ बर्फ, तूफानी हवाएं, खाने पीने की कमी और मदद बुलाने का कोई चांस नहीं। ये एक ऐसी सर्वाइवल स्टोरी है जिसे दुनिया ने नाम दिया है द ग्रेटेस्ट सर्वाइवल स्टोरी ऑफ ऑल टाइम। इस स्टोरी के हीरो हैं सर अर्नेस्ट शैकलटन, जो एक एक्सप्लोरर थे और उनका मिशन था इंसानी जिस्म की ताकत का एंड्योरेंस टेस्ट करना। और इसी वजह से इन्होंने अपनी शिप का नाम भी एंड्योरेंस ही रखा था। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई खौफनाक मिशंस किए थे। 1901 में वो एंटार्क्टिका तक पहुंचने के मिशन का हिस्सा रहे, लेकिन 750 किलोमीटर दूर से ही वापस हो गए। 1907 में भी उन्होंने दोबारा इस मिशन को गले लगाया, लेकिन सिर्फ 150 किलोमीटर पहले उनको वापस पलटना पड़ा। और अब की बार 1914 में उनका प्लान ना सिर्फ एंटार्क्टिका पहुंचने का था, बल्कि उन्होंने इस कॉन्टिनेंट को पैदल क्रॉस करने का इरादा किया था। वजह सिर्फ ये थी कि सर अर्नेस्ट शैकलटन वो करना चाहते थे जो आज से पहले किसी ने नहीं किया हो। इस मिशन को इंपीरियल ट्रांस एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन का नाम दिया गया, और क्योंकि इस मिशन की नेचर काफी खतरनाक थी, कोई भी इस मिशन पे जाने के लिए राजी नहीं था। सर अर्नेस्ट के लिए सबसे पहला चैलेंज था अपने एक्सपीडिशन के लिए क्रू को ढूंढना। तभी उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट लिखी और उसे द टाइम्स न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा दिया। याद रहे कि ये कोई आम टूर ऑपरेटर का इश्तिहार नहीं था। इसके शुरुआती अल्फाज थे मैन वांटेड फॉर हैजर्डस जर्नी। इसमें साफ साफ लिखा गया था कि पैसे बहुत कम मिलेंगे, जानलेवा सर्दी का सामना होगा, कई महीनों तक अंधेरे में रहना पड़ेगा, पल पल खतरों से खेलना होगा और सही सलामत वापसी की कोई गारंटी नहीं। सर अर्नेस्ट उन लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते थे जो खतरों के सामने डरते नहीं हों। जल्द ही उन्होंने 27 लोगों के क्रू को हायर कर लिया। सर अर्नेस्ट ने इस मिशन के लिए 4 साल की प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त करीब आने लगा, उनके एक्सपीडिशन का सपना धुंधला होने लगा, क्योंकि दुनिया में वर्ल्ड वॉर 1 का आगाज हो चुका था। सबको लगा कि शायद अब एक्सपीडिशन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ब्रिटेन, जो खुद भी वॉर डिक्लेयर कर चुका था, उन्होंने इंपीरियल ट्रांस एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन को इजाजत दे दी। इस मिशन के लिए एक इंतहाई मजबूत शिप की जरूरत थी, जो बर्फ से ढके एंटार्क्टिक ओशन को चीरती हुई आगे बढ़ सके। पर यह कोई आम जहाज नहीं था जो आसानी से बनाया जा सके। खुशकिस्मती से ऐसा ही एक जहाज आर्कटिक में चलने के लिए पहले से मौजूद था। नॉर्वे की एक कंपनी ने यह जहाज किसी दूसरे एक्सप्लोरर के लिए बनाया था, जो उस वक्त की एलीट क्लास को इस शिप के जरिए पोलर बियर के शिकार पर लेके जाना चाहता था, लेकिन उसका बिजनेस मॉडल फ्लॉप हो गया। सर अर्नेस्ट ने यह जहाज खरीदकर इसे एंड्योरेंस का नाम दे दिया। एंड्योरेंस को खास तौर पर अमेरिकन ओक की मोटी लकड़ी से बनाया गया था, और डिजाइन कुछ ऐसा था कि लकड़ी बर्फ के जबरदस्त दबाव को भी बर्दाश्त कर सके। ये एक किस्म का हाइब्रिड जहाज था, जिसमें सेल्स भी थीं और इंजन भी मौजूद था। अब आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सर अर्नेस्ट को पिछले कई सालों से इंतजार था। 8 अगस्त 1914 को एंड्योरेंस ने इंग्लैंड के शहर प्लेमथ से सफर का आगाज किया।
अगले 4 महीनों तक वो अटलांटिक ओशन में ही सफर करते रहे। पहले वो अर्जेंटीना गए, फिर वहां से साउथ जॉर्जिया आइलैंड, और वहां पे आखिरी तैयारियां मुकम्मल करने के बाद 5 दिसंबर 1914 को उन्होंने जहाज की डायरेक्शन एंटार्क्टिक ओशन में वेडल सी की तरफ कर दी। एंड्योरेंस में 28 लोगों समेत 50 बड़ी नस्ल के कुत्ते भी थे, जिनको एंटार्क्टिका की बर्फ में साजो सामान वगैरह खींचने के काम में लाया जाना था। 46 दिनों तक ये सफर चलता रहा और अब वो सिर्फ एक दिन में ही एंटार्क्टिका के कोस्ट पे पहुंचने वाले थे। लेकिन फिर 18 जनवरी 1915 को पहली मुसीबत ने उनका रास्ता रोक दिया। हुआ कुछ यूं कि वेडल सी के ऊपर बर्फ की लेयर्स मोटी से मोटी होती गईं और एक पॉइंट पे आकर ये लेयर्स 18 फीट तक मोटी हो गईं, और अब एंड्योरेंस में इतनी ताकत नहीं थी कि उन्हें चीर कर आगे बढ़ सके। ये बर्फ कहीं कहीं इतनी कमजोर भी थी कि यहीं से पैदल सफर को शुरू करना भी मुमकिन नहीं था। एंड्योरेंस अपनी मंजिल वासल बे से लगभग 130 किलोमीटर पहले ही बर्फ में फंस चुकी थी। शुरुआत में लगा कि शायद ये मसला आर्जी तौर पे आया है, लेकिन असल में ये इंपीरियल ट्रांस एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन के रास्ते में आने वाला सबसे बड़ा मसला साबित हुआ। कई दिनों तक लगातार कोशिशें करने के बाद उन्होंने 300 टन वजनी शिप को मैन्युअली आगे बढ़ाने का फैसला किया। लगातार अगले 2 दिनों तक बर्फ को काटने और रास्ता बनाने का काम करते करते क्रू बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गया, लेकिन ये काम उनकी सोच से भी ज्यादा मुश्किल था। कई दिनों की मेहनत के बाद वो शिप को महज 300 मीटर तक ही आगे बढ़ा सके, लेकिन उसके बाद एंड्योरेंस दोबारा फंस गई। 1 महीने तक शिप को आजाद करवाने की कोशिशों के बाद आखिरकार 14 फरवरी 1915 को सर अर्नेस्ट ने हिम्मत हार ली। उन्होंने फैसला किया कि शिप को बर्फ की नेचुरल मूवमेंट पे ही छोड़ दिया जाए। हो सकता है सर्दियां ढलते ही बर्फ खुद ही टूट जाए। इस दौरान एंड्योरेंस एक विंटर स्टेशन का काम दे रही थी। क्रू इसमें अपने रूटीन का काम करने लगे, पर फर्क सिर्फ इतना था कि शिप अब एक ही जगह खड़ी थी। क्रू का जज्बा बहुत ऊंचा था और सर अर्नेस्ट ने शिप पर एक डिसिप्लिन कायम कर रखा था। वो लोग दिन भर मसरूफ रहने के लिए डिस्कशंस करते, सॉकर खेलते, एक दूसरे का हेयर कट करते और कुकिंग में टाइम गुजारते थे, सिर्फ इस इंतजार में कि एक दिन बर्फ टूटकर उनको आगे या पीछे जाने का रास्ता देगी। एंड्योरेंस में क्रू के दिन गुजरते गए और सब आपस में एक दूसरे से मजीद क्लोज हो गए। यहाँ तक के जानवरों के साथ भी एक इमोशनल अटैचमेंट होने लगी। सबको उम्मीद थी कि एक दिन वो किसी सिविलाइजेशन के करीब पहुंच जाएंगे, पर शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अप्रैल 1915 में बर्फ टूटने तो लगी, लेकिन बढ़ते हुए प्रेशर की वजह से बर्फ की लेयर्स एक दूसरे पर चढ़ने लगी और ये एक इंतहाई अनएक्सपेक्टेड इवेंट था। कंप्रेस होती करोड़ों टन बर्फ ने एंड्योरेंस पर भी प्रेशर देना शुरू कर दिया। इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा जरूरी था कि शिप को बर्फ के प्रेशर से आजाद किया जाए, लिहाजा सब ने मिलकर बर्फ को हटाने का काम किया। कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद ये मुसीबत तो टल गई, लेकिन खतरा अभी भी बाकी था। 14 जुलाई 1915 की रात अचानक शिप के नीचे से एक जोरदार आवाज आई और एंड्योरेंस एक तरफ को झुक गई। किसी को मालूम नहीं था कि आखिर हुआ क्या है, क्या ये व्हेल की टक्कर थी या कुछ और। जैसे तैसे रात गुजर गई, लेकिन सुबह होते ही जो दिखा वो काबिले यकीन नहीं था। कंप्रेस होती बर्फ की लेयर्स ने शिप को ना सिर्फ एक तरफ झुका दिया था, बल्कि अब इसका रडर, जिसकी मदद से शिप को टर्न किया जाता है, पूरी तरह टूट चुका था। एंड्योरेंस के क्रू को अब यहाँ फंसे 7 महीने हो चुके थे और वो किसी भी इंसानी आबादी से कम 2000 किलोमीटर दूर थे। ना किसी से कोई राब्ता, ना मदद बुलाने की उम्मीद। उनको अगर किसी से उम्मीद थी तो वो थे सर अर्नेस्ट शैकल्टन। 18 अक्टूबर 1915 इंपीरियल ट्रांस एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन के सपने चकनाचूर हो चुके थे। 9 महीनों से मिशन का क्रू एक ही जगह पर फंसा था। तभी एक रात अचानक प्रेशर की एक लहर आती है, जिसने एंड्योरेंस को पलक झपकते ही 30 डिग्री एक तरफ झुका दिया। अब शिप के लीक होने का खतरा सरों पर मंडलाने लगा। कुछ जगहों पर क्रैक्स की वजह से पानी अंदर भरना भी शुरू हो गया। सारे क्रू ने मिलकर रात भर काम किया कि किसी तरह शिप के अंदर पानी ना भर पाए।
पर उनके सर पर छत का सहारा शायद यहीं तक था। 27 अक्टूबर 1915 को सर अर्नेस्ट शैकलटन ने शिप को खाली करने का ऑर्डर दे दिया, क्योंकि जिंदगी बचाने का अब सिर्फ यही एक तरीका था। जरूरी साजो सामान बाहर निकाले गए, जानवर, खाना पीना, लाइफ बोट्स और बिस्तर वगैरह सब कुछ बाहर निकालकर अब पूरा क्रू बर्फ की चादर पर खुले आसमान तले आने पर मजबूर हो गया। पिछले कई महीनों से जिस शिप का सहारा था वो अब उन सब के सामने बर्फ के प्रेशर तले टूटकर तबाह हो गई और आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर डूबने लगी। अब सबके जहन में एक ही सवाल आ रहा था कि तैरते हुए बर्फ के तोदे पर आखिर कब तक वेट किया जाएगा। सर अर्नेस्ट शैकलटन ने फैसला किया कि यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है। उनको 550 किलोमीटर दूर पॉलेट नामी आइलैंड का पता था, जहाँ कभी शेल्टर और सप्लाईज हुआ करती थी। पर वहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ 3 लाइफ बोट्स का सहारा काफी नहीं था, क्योंकि जो बर्फ इतने बड़े जहाज को तोड़ सकती है उसके लिए ये लाइफ बोट्स क्या चीज होंगी। लिहाजा फैसला हुआ इस आइलैंड तक पैदल चल के जाने का। उन्होंने पॉलेट आइलैंड की तरफ सफर शुरू किया, जो उनके एडवेंचर का सबसे खतरनाक पार्ट था। अगले 6 महीनों तक क्रू ने जानलेवा खतरों का सामना किया। वो जिस आइस शीट पर कैंप लगाते उसमें या तो सुराख पड़ जाते या वो पानी के बहाव के साथ तैरने लगता। खुशकिस्मती से ये आइस शीट्स तैरकर आहिस्ता आहिस्ता पॉलेट आइलैंड की तरफ ही जा रही थी। लिहाजा सर अर्नेस्ट ने फैसला किया कि वो आइस शीट पर ही तैरते तैरते पॉलेट आइलैंड तक पहुंचेंगे। क्रू के पास अब खाना पानी सब खत्म हो चुका था। उनको तैरती हुई आइस शीट नुमा आइलैंड पर जो कुछ मिलता वो इसे शिकार करने की कोशिश करते थे, जैसे पेंगुइन्स और सील्स वगैरह। फरवरी 1916 उन्हें सफर पर निकले अब 13 महीने हो चुके थे। अब कंडीशन ये थी कि वो लोग एक वक्त में सिर्फ एक बिस्किट पर गुजारा करने जैसे हो गए। अगले महीने तक पॉलेट आइलैंड का इंतजार करते करते हालात इतने खराब हो गए कि उनको अपने कुत्तों को भी मारना पड़ा। अब अगले कुछ दिनों तक गुजारे का बंदोबस्त हो गया। उनको उम्मीद थी कि पॉलेट आइलैंड पर पहुंचकर कुछ सप्लाईज मिल जाएंगी, लेकिन जिस तैरते आइलैंड पर वो सवार थे उसने अपनी डायरेक्शन बदल ली और वो पॉलेट आइलैंड के बजाय एलिफेंट आइलैंड तक जाने लगा। अगले कई दिनों तक समंदर में तूफानी मंजर था। टेम्परेचर -20 डिग्री तक गिर गया और कई क्रू मेंबर्स को फ्रॉस्ट बाइट होने लगा। उन सब के मुंह और जबानें इतनी सूज चुकी थीं कि कुछ निगलना भी मुश्किल था। देखते ही देखते अप्रैल 1916 आ पहुंचा। टूटी हुई बर्फ की शीट के सहारे वो कैसे भी करके एलिफेंट आइलैंड तक पहुंचने में कामयाब हो गए। पिछले 16 महीनों में वो पहली बार जमीन के हिस्से को छू रहे थे। एलिफेंट आइलैंड पर उन्होंने सुख का सांस तो लिया, लेकिन ये आइलैंड पूरी तरह बंजर था और यहाँ ज्यादा अरसे तक रहना पॉसिबल नहीं था, खासकर फूड सप्लाईज के खत्म होने के बाद। सिर्फ एक उम्मीद थी और वो थी यहाँ से 1300 किलोमीटर दूर साउथ जॉर्जिया आइलैंड। सर अर्नेस्ट शैकलटन ने फैसला किया कि वो लाइफ बोट में साउथ जॉर्जिया आइलैंड तक जाने का ये सुइसाइडल मिशन करेंगे। उन्होंने क्रू में से कुछ लोगों को चुना और 24 अप्रैल 1916 को एलिफेंट आइलैंड से साउथ जॉर्जिया आइलैंड के लिए रवाना हो गए। ये रास्ता दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों में से एक माना जाता है। उन्हें ऐसी लहरों का सामना करना पड़ा जो 90 फीट तक ऊंची थी। बर्फानी ठंड इतनी शदीद थी कि जिस्म का हर हिस्सा जमने लगा। इन सब मुश्किलात के साथ साथ उनको ये सफर बिना जीपीएस और बिना कंपास के करना था, सिर्फ तारों और सूरज की मदद से। हर दिन वो जी जान का जोर लगाने के बावजूद 80 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस कवर नहीं कर पाए। 16 दिनों के बाद 10 मई 1916 को आखिरकार सर अर्नेस्ट शैकलटन और 5 क्रू मेंबर्स साउथ जॉर्जिया आइलैंड पर पहुंचने में कामयाब हो गए। पर यहाँ एक मसला था। वो साउथ जॉर्जिया आइलैंड की गलत साइड पे पहुंच चुके थे। उनके सामने थे 4000 फीट ऊंचे पहाड़। अगले 36 घंटों की मुसलसल चढ़ाई के बाद वो आखिरकार दूसरी तरफ पहुंच गए, जहां पर व्हेलिंग स्टेशन था। शैकलटन की हालत इतनी खराब थी कि व्हेलिंग स्टेशन पर लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाए। किसी को भी यकीन नहीं आया कि तकरीबन 1.5 साल पहले निकलने वाले सर अर्नेस्ट इस हालत में यहाँ पहुंचे हैं।
3 दिनों तक साउथ जॉर्जिया में रहने के बाद सर अर्नेस्ट वापस निकल पड़े एलिफेंट आइलैंड की तरफ, जहां वो 22 लोगों को बुरी हालत में छोड़कर निकले थे। उन्होंने एलिफेंट आइलैंड पहुंचने के लिए कई नाकाम कोशिशें की। आखिरकार 30 अगस्त 1916 वाले दिन उनको दूर से ही एलिफेंट आइलैंड पर धुआं उठता दिखाई दिया, जो सिग्नल के लिए जलाया गया था। सर अर्नेस्ट को मालूम नहीं था कि उनके कितने लोग जिंदा बचे हैं, पर करीब आने पर हैरत अंगेज तौर पे उन्होंने तमाम एलिफेंट आइलैंड के क्रू को जिंदा और सही सलामत पाया। 8 अगस्त 1914 को वो पहली बार इंग्लैंड से निकले थे। पूरे 2 साल और 22 दिनों के बाद उन्होंने अपनी पूरी टीम को सही सलामत वापस अपने घर पहुंचा दिया। बेशक उन्होंने अपना असल मिशन कभी पूरा नहीं किया। पहले भी 2 बार उन्होंने साउथ पोल तक पहुंचने के फेल्ड अटेम्प्ट्स किए और इंपीरियल ट्रांस एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन में भी वो 120 किलोमीटर पहले ही फंस गए थे। पर उनकी इस सर्वाइवल स्टोरी ने उन्हें वो मकाम दिलाया जो शायद उन्हें मिशन कंप्लीट करने पर भी नहीं मिल सकता था। इस वाक़े के 107 सालों के बाद साल 2022 में एंड्योरेंस को एंटार्क्टिक ओशन में आखिरकार ढूंढ लिया गया। एंड्योरेंस आज भी 3000 मीटर नीचे ओशन फ्लोर पर मौजूद बिल्कुल परफेक्ट हालत में प्रिजर्व्ड है। यहाँ तक कि इस पर लिखा नाम भी सही से पढ़ा जा सकता है। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।